तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है लॉफुल कंसिडरेशन एंड लीगल ऑब्जेक्ट। तो एक कॉन्ट्रैक्ट का नेक्स्ट जो कोर एलिमेंट है, जो ज़रूरी एलिमेंट है, वो क्या है? कंसिडरेशन का होना। और कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए। अब कंसिडरेशन जो है पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है। ये आप पढ़ चुके हो पहले भी कि जो प्रोमिसेस पार्टीज एक दूसरे को करती हैं किसी काम को करने या ना करने के लिए, तो वो क्या है? कंसिडरेशन है। तो दूसरी बात कि कंसिडरेशन रियल होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए। अब कंसिडरेशन क्या है, रियल क्या है? कि अगर ए बी को कहता है कि मैं तुम्हें जो है अपनी घड़ी दूंगा, घड़ी बेचना चाहता हूँ। बी कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे घड़ी ख़रीद लूँगा, लेकिन मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। मैं तुम्हें जो है हमेशा दुआएं दूंगा कि तुम हमेशा खुश रहो, तुम ठीक रहो, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहे। तो यहाँ जो कंसिडरेशन है, ए तो अपनी घड़ी दे रहा है, एक पार्टी ने तो अपना जो है वो दे दिया, लेकिन बी जो है वो ए को क्या दे रहा है? ये जो वो दुआएं दे रहा है ये रियल नहीं है, ये कंसिडरेशन रियल जो है नहीं है। ठीक है, तो इसे कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। दूसरा, ये कंसिडरेशन क्या होना चाहिए? सर्टेन होना चाहिए। सर्टेन का मतलब कि मान लिया ए बी को अपनी घड़ी बेचना चाहता है और बी उसे ख़रीदना भी चाहता है। ए बी को कहता है कि मैं तुम्हें अपनी घड़ी बेच रहा हूँ, तुम्हारा जितना मन करे उतने पैसे दे देना। तो यहाँ पे कुछ फिक्स नहीं है कि वो 200 रुपये में बेच रहा है, 300 रुपये में बेच रहा है, तो ये जो है कंसिडरेशन सर्टेन नहीं है। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की वैलिड होने के लिए क्या ज़रूरी है कि कंसिडरेशन जो है वो क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। दूसरा, जो ऑब्जेक्ट है वो लीगल होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है, जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट जो है वो इलीगल ना हो, वो इमोरल ना हो, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट ना हो। जैसे कि ए बी को कहता है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तुम जो है ऐसी कि तुम्हें जो है पिटाई करनी है या उसे धमकाना है, डराना है, तो ये जो है ये इलीगल है। इसी तरह एक्स अगर वाई को कहता है कि मैं तुम्हें जो है जॉब दिलवा दूंगा, तुम बदले में मुझे जो है 2 लाख रुपए दे दो, 3 लाख रुपए दे दो, तो ये भी क्या है? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। रिश्वत वगैरह देना, किसी को जो है नौकरी लगवाना पैसे देकर, किसी को जो है पेपर पास कराना पैसे देकर, ये सब क्या है? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। तो इस तरह से जो है ये है कंसिडरेशन के बारे में और ऑब्जेक्ट के बारे में। लीगल ऑब्जेक्ट लीगल होना चाहिए, कंसिडरेशन भी लॉफुल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, एग्रीमेंट नोट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, यानी कि ऐसे एग्रीमेंट जो वॉइड नहीं है। वॉइड एग्रीमेंट कौन से होते हैं? विच कैन नॉट बी इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, जो लॉ के द्वारा जो है आप पूरे नहीं करा सकते। तो ये जो है एग्रीमेंट अगर नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड हैं तो वही जो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं। तो ऐसे एग्रीमेंट जो वॉइड हो चुके हैं और वो एग्रीमेंट आप कर लेते हो तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। कौन से होते हैं जो एग्रीमेंट जो है वॉइड हैं?
जैसे कि किसी की शादी में रुकावट डालने के एग्रीमेंट, या इम्पॉसिबल थिंग्स को करने के एग्रीमेंट। जैसे कि कोई कहे कि मैं एक मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर दूंगा, तो मुझे इतने पैसे दे दो, 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़, 20 करोड़। तो ये जो है वॉइड एग्रीमेंट्स हैं। नेक्स्ट है राइटिंग एंड रजिस्टरिंग एग्रीमेंट्स। अब एग्रीमेंट जो है वो रिटन भी हो सकते हैं और ओरल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट भी जो है आपका रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। लेकिन जो है पार्टीज़ के लिए यही बेनिफिशियल रहेगा कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में करें। लेकिन कोर्ट की तरफ से कोई डिफरेंस नहीं है राइटिंग और ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स में। लेकिन कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो रिटन में होने ज़रूरी है, जैसे प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे हम कोई प्लॉट ख़रीदते या बेचते हैं तो उसकी रजिस्ट्री होना ज़रूरी है। कोई हम बिल्डिंग्स वगैरह ख़रीदते बेचते हैं तो उसकी रजिस्ट्री होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये रिटन में होने चाहिए। इसके बाद कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या होना चाहिए, वैलिड कब माना जाएगा, जब वो परफॉर्म किया जा सके, ठीक है। तो कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो परफॉर्म ही नहीं किए जा सकते। अगर उनके लिए कोई एग्रीमेंट होता है तो वो जो है वो वैलिड नहीं है। जैसे कि ए बी को कहता है कि तुम मुझे जो है 1 करोड़ रुपए देना, मैं जो है किसी व्यक्ति के लिए एग्रीमेंट हो रहा है कि उसको जीवित कर दूंगा, ठीक है। तो ये एग्रीमेंट ऐसा है जिसे पूरा ही नहीं किया जा सकता। तो ये कैसे हैं, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंडर नहीं आते, ठीक है। या फिर एक और एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है कि मैं जो है तुम्हें बहुत सारी संपत्ति जो है, धन, छुपा हुआ धन तुम्हारा मैं ढूंढ कर ले आऊँगा, तुम्हें मिल जाएगा, तुम मुझे इतने पैसे दे देना। तो ये सब कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जिन्हें कि पूरा नहीं किया जा सकता। तो ऐसे एग्रीमेंट्स जिनको पूरा नहीं किया जा सकता तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की अंडर नहीं आते, ठीक है। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए ज़रूरी है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जिसे कि परफॉर्म किया जा सके। तो इस तरह से आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड ए कॉन्ट्रैक्ट। तो आप एग्रीमेंट भी पढ़ चुके हो, कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ चुके हो, तो ये इजी हो जाएगा आपके लिए करना। तो एग्रीमेंट कौन से सेक्शन में डिफाइंड है, सेक्शन 2E में, और कॉन्ट्रैक्ट 2H में। और एग्रीमेंट क्या होता है, जिसमें प्रपोजल होता है और एक्सेप्टेंस होती है। और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जब कोई एग्रीमेंट लॉ के द्वारा पूरा करा सकते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो किसका स्कोप वाइड है, पढ़ चुके हैं हम। एग्रीमेंट का स्कोप वाइड है, कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप लिमिटेड है। एग्रीमेंट में लीगल भी और इलीगल भी आ जाते हैं, सारे टाइप के जो एग्रीमेंट्स हैं वो इसमें आ जाते हैं। जबकि कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, सिर्फ लीगल चीज़ें ही इसमें इंक्लूड होती हैं। अभी आपने कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट्स पढ़े तो इसमें जो बेसिक सी चीज़ें थी वो आपने पढ़ी। तो कॉन्ट्रैक्ट में मेन बात क्या है कि वो लीगल होना ज़रूरी है। जबकि एग्रीमेंट किसी भी टाइप का हो सकता है, लीगल भी हो सकता है, सोशल, रिलीजियस, इलीगल, किसी भी टाइप का हो सकता है। तो एग्रीमेंट किस पे बेस्ड है, प्रपोजल और एक्सेप्टेंस पे। और कॉन्ट्रैक्ट किस पे बेस्ड है, एग्रीमेंट पे। उसके बाद एग्रीमेंट में जो है कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होती, जबकि कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज़ की लीगल ऑब्लिगेशन का होना ज़रूरी है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में लीगल ऑब्लिगेशन का होना ज़रूरी है। एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ और कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है। तो ये आपने जो है एलिमेंट्स इसके पढ़ने हैं, डिफरेंस पढ़ना है अच्छी तरह से। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आपने पूछ लेना है। जिस बच्चे की जो भी प्रॉब्लम है तो वो मुझे मैसेज कर दे
और फिर टाइम ले ले और वो अपनी प्रॉब्लम जो है कॉल करके मुझसे पूछ ले। ठीक है, अभी भी एक बच्चे की प्रॉब्लम थी, तो उसको मैंने बता दिया है कि वो मुझे कॉल कर ले और वो अपनी प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस कर ले, जो भी प्रॉब्लम है आपकी। ठीक है, तो आपने अच्छे से पढ़ना है। तो ओके स्टूडेंट, इस चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे।